हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन वेरी गुड हेल्थ। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो जनरल मोटिवेशन बात नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटीजे और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड एम्स। अगर मैंने जो अपने 14-15 इयर्स के करियर में बात करूं तो मैंने फिजिक्स टीचर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने जो नोटिस किया, जो बच्चे मेरे पास सवाल लेके आते हैं, जो बातें करते हैं, उनको हमेशा फिजिक्स जो है बहुत मुश्किल लगता है। जो मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों, आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें भी ऐसा ही होगा, हो सकता है किसी को ना भी हो, पर मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो। चाहे वो जेई की तैयारी कर रहा हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, फिजिक्स हमेशा बॉटलनेक की तरह काम करती है। मुद्दा यह है कि अब बात रीजन क्या है कि क्यों ऐसा है कि फिजिक्स इतना मुश्किल होता है। अपेरेंटली नीट और जेई में लगता है कि रीजन अलग अलग हैं। जैसे लोगों को लगता है कि नीट के बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन, पर मेन रीजन कुछ और है। I tried to investigate it and I thoroughly saw several videos over this कि why physics is a difficult thing to handle as a JEE aspirant or a NEET aspirant। तो मैंने देखा लोग बोलते हैं अलग अलग तरह की बातें। कोई कहता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोचते हैं सवाल कर ले इससे काम चल जाए, कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, और तरह तरह की बातें की। पर मैंने देखा कि यार nobody is actually talking being in a shoe of a student, everybody is talking his or her own mind। वो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, पर जब वो खुद जेई की तैयारी करते थे या अगर उन्होंने नीट की तैयारी की है तो वो समय क्या उनको उतना ही काम थे जितना अभी वो बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। ये मेरे को लगता है कि सच में ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन बच्चों को चाहिए और वो ढूंढ रहे हैं। तो क्या है सॉल्यूशन? इसका प्रॉब्लम है क्या? कि कौन सी कोई पढ़ाई करने का तरीका अलग है, या क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब लोग कह देते हैं, मैं बीच में दूसरी बात बोल रहा हूं, पर लोग कह देते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ो काम चल जाएगा। ऐसे थोड़ी काम चल जाता है यार कि कॉन्सेप्ट पढ़ो काम चल जाएगा। तो आपको एक तरीका बताना पड़ेगा ना। एवरीथिंग हैज टू अ वे ना, कि भैया ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा। बच्चे इस सॉल्यूशन को ढूंढते और हम जनरली टीचर्स हैं वो ऐसी बातें कर देते हैं, एक वाइट लेवल बात कर देते हैं, एक ऊपर की सरफेशियल बात कर देते हैं कि भैया ऐसे कर लो कि काम चल जाएगा। ऐसे नहीं होता, यू हैव टू टेल द स्ट्रेटजी। तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट जिनको फिजिक्स से डर लगता है। तो क्या तरीका है, पहले तो क्या प्रॉब्लम है और क्या तरीका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट जिसको फिजिक्स में डर नहीं लगता और अच्छा करता है, और व्हाट इज द डिफरेंट अदरवाइज जिसको खराब कर रहा है, जिसको डर लग रहा है फिजिक्स, उसमें डिफरेंस क्या है, और फिर उसको डिफरेंस को सही कैसे करें, उस प्रॉब्लम को सही कैसे करें। दो बातों में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जैसे कि बच्चे जो पूछते हैं कि सर थ्योरी समझ में आ जाती है पर सवाल नहीं लगते। द रीजन इज दैट कि सवाल क्यों नहीं लगते। क्लास में सवाल लग जाते हैं सर, पर घर पे नहीं लगते। घर पे थोड़े बहुत लग जाते हैं, टेस्ट में नहीं लगते। ये स्टैंडर्ड सवाल है जो आपको पता है, आपने भी पूछे होंगे लोगों से। तो अगर बात देखा जाए तो क्या रीजन क्या है उसका, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी हमारी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है एज अ स्टूडेंट। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एक क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझा है तो 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। I'm telling you a funny incident what happened in year 2010। एक क्लास में था मैंने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था, एंड आई हैव टोल्ड देम कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहीं पर भी जीरो नहीं होगी। दिस इज व्हाट आई हैव टॉल्ड देम, कहीं पर भी जीरो नहीं होगी। एक बच्चा गया, उसने कोई किताब उसने किसी को सजेस्ट की होगी, ग्रिफिथ थी, तो ग्रिफिथ को उसने उठाया और उसने पढ़ा, और उसने पढ़ के बताया, अगले दिन मेरे पास आया कि सर आप कह रहे थे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, जीरो नहीं होगी। उसने कहा पर सर ग्रिफिथ में तो लिखा है जीरो होगी। मैंने कहा पहली बात तो ग्रिफिथ में ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए बिकॉज वो अच्छी किताब है, और दूसरा अगर लिखा है तो वी हैव टू टीयर इट ऑफ बिकॉज वो गलत लिखा हुआ अगर ऐसा है तो। उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, दिखाओ कहां लिखा हुआ। जब उसने मुझे दिखाया तो वहां पे लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो नोवेयर, and that guy was reading it as electric field will be zero now here। यानी उसमें लिखा था कहीं नहीं होगी, वो कह रहा आप कह रहे हो कहीं नहीं होगी, इसमें तो लिखा हुआ है अभी होगी और यही होगी। So what is the problem? The problem is you could not understand the language। आपको सवाल समझ में नहीं आता है।
आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप जबरदस्ती कैसे सॉल्व करेंगे? एंड वी जस्ट ट्राई टू कि भैया ये वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी चैप्टर का सवाल है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, पता नहीं कुछ लगा दो. We are just trying to match the question with the profile, what we have concept we have read. We just trying to match it up. We are not understanding why this concept is being applied, why we have to use this, what is happening in this question. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सही करना पड़ेगा. मैं इसके सॉल्यूशन पे भी आऊंगा, बिकॉज सिर्फ प्रॉब्लम बता देने से काम नहीं चलेगा. आई हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन आल्सो. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं है. वी हैव टू वर्क ऑन दैट. आई विल टेल यू इन लेटर स्टेज कि कैसे काम करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉसिबल रीजन ऑफ बीइंग फेल्ड इन लर्निंग फिजिक्स. दैट इज द रिटेंशन. रिटेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. जो लोगों को लगता है कि हमें लगा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमें लगा कि भैया मोमेंटम कंजर्व रहता है, पर उसके आसपास की बातें जो थी, सर ने कहा था कैसे सोचेंगे कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सर ने कहा था इन प्रोफाइल में देखो ये मुझे पता चला कि यहां मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो हम भूल जाते हैं. व्हाट वी जस्ट रिमेंबर कि व्हेनेवर देयर इज एक्सियल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ये एक लाइन से काम थोड़ी चलेगा यार. इस लाइन को सही से यूज करने के लिए इसके आसपास बहुत सारी चीजें जो कि एग्जैक्ट लॉ नहीं, एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं है, पर उसके आसपास चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी. वो एक इंपॉर्टेंट इशू है. जो अच्छे बच्चे और जो बच्चा सही नहीं कर पा रहा, उसमें जो डिफरेंस आता है वो रिटेंशन का है. उसने कहा कि सर आपने बताया था कि इस कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मोमेंटम कंजर्व. 99% बच्चों को पता है जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई नेट फोर्स जीरो होगा किसी सिस्टम पर, एक्सियल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. ये सबको पता है, पर हाउ टू अप्लाई दैट थिंग इज उनको नहीं आता है. द रीजन उसके आसपास की बातें जो बताई गई थी वो उन्होंने याद नहीं रखी. सिर्फ ये लॉ एज अ प्रिंसिपल उन्होंने नोट किया था, इन्वर्टेड कॉमा में बॉक्स में लगा के कॉपी में लिखा था, वो मग लिया है. तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. एक सिंपल सी बात है. अगर मैं आपसे बोलूं कि साइकिल चलाने का तरीका क्या होता है, आपको इसमें बैठना है, हैंडल पकड़ना है, सामने देखना है, पैडल मारते रहना है, और जहां जहां मोड़ना हो अपना हैंडल घुमाना है. दिस इज द वे. आप समझ गए कि भैया ऐसे हो गया. लेकिन आप चला थोड़ी पाओगे इस बात से साइकिल पे. इस बात से साइकिल चला लोगे क्या? इससे मैंने बता दिया हाउ टू राइड अ साइकिल. ऑब्वियसली यू हैव टू राइड द साइकिल. और गलतियां देखो कैसी कैसी होगी. आपको जब मैं समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, देखो साइकिल चलाते समय सामने देखना है. आप कहोगे हाँ सर समझ में तो आ गया, सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, साइकिल चलाते समय सामने देखते ही है, सामने देखना है सर, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट. लेकिन इफ यू रिमेंबर व्हेन यू हैव स्टार्टेड राइडिंग साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, यू वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द पैडल्स व्हेन यू वर राइडिंग. आप पैडल देखते थे, नीचे देख के साइकिल चलाते थे. रीजन इज दैट कि आपको पता ही नहीं था कि ये गलती हो सकती है जब मैं पढ़ा रहा था. लेकिन वो गलती कब पता चली? जब आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की. तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीजें, रिटेंशन और ये जो लैंग्वेज समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की. तो भाई कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कैसे बढ़ाएं? कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ाने का एक तरीका होता है, बहुत सिंपल है, एकदम साइंटिफिक तरीका है. सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करो तो यू हैव टू रीड अ लॉट. हमेशा आजकल चीजें पिक्चोरियल व्यू से, एनिमेशन से चीजें आसान करके दिखा देते हैं. आपको लगता है आपको समझ में आ गया, पर वो बहुत देर तक रिटेन नहीं रह पाती है. एनिमेशन समझ में आ गया पर आप सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई, अपने समझने की सवाल की कैपेबिलिटी खत्म हो गई. पेपर में जब सवाल आएगा तो कोई एनिमेशन थोड़ी चल के आएगा कि भैया ये एनिमेशन घूम घूम दिखा रहा है, देख लो इसको और समझ जाओ और आंसर बता दो. वहां तो लिखा हुआ, वर्ड्स में लिखा हुआ सवाल आएगा, वो आपको पढ़ना आता नहीं है. क्लास में इसलिए सवाल हो जाते हैं आपके क्योंकि मैं 90% में सवाल लिख के थोड़ी दे रहा हूं. मैं तो समझा रहा हूं कि एक ब्लॉक था, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको लग रहा है क्योंकि 99% काम तो मैं कर ही दिया ना, सवाल था चला दिया मैंने. आपको रीड करके खुद समझ के करना बहुत मुश्किल था. तो क्या कैसे सुधारेंगे उसको सुधारने का एक तरीका है, आप रीडिंग करें. टेक एनी बुक, टेक एससी वर्मा, टेक एनी बुक. आप कोई भी बुक ले ले. ज्यादा हीरो बनने की मैं ग्रिफिथ क्लैपनर से नीचे पढ़ता नहीं हूं, छोटा आदमी नहीं हूं, हीरो बनने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो विद द बेसिक बुक. एससी वर्मा की अगर हम बात करें, एससी वर्मा से स्टार्ट करें पढ़ना. क्या करें? आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, आप सवाल में करना स्टार्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 1, आप उस सवाल में बचपन वाला तरीका लगाइए थोड़े समय तक, एटलीस्ट फॉर अ मंथ. अगर आप अभी भी जेईई और नीट की तैयारी करना स्टार्ट किए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या तरीका? आप लिखिए व्हाट इज गिवन. गिवन क्या है? बचपन में याद होगा आपको, स्कूल में ऐसे कहते हैं गिवन दैट, टू फाइंड आउट एंड व्हाट आई थिंक. तो व्हाट यू डू, डोंट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट राइट व्हाट इज गिवन. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज टू फाइंड आउट. नेक्स्ट थिंग, व्हाट थॉट कम्स इन योर माइंड, कि क्या हुआ है सवाल में, व्याख्या करिए उसकी. भाड़ में गया सॉल्यूशन, यू जस्ट राइट इट
कि दिस इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, इससे निकल जाएगा और आंसर में पहुंच जाऊंगा। डोंट ट्राई टू रीच एट द आंसर, बिकॉज ये जो प्रोसेस है, आपका माइंड अगर ये काम करने लगेगा तो ये कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी आप में डेवलप हो जाएगी। बिलीव मी, नया से नया सवाल आए, आपने कभी ना देखा हो तब भी आप उसे क्रैक कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो लोग टीचर्स भी अपन बोलते हैं कि यार ऐसे कर लो, ये तो बहुत आसान सवाल है, अरे देखा दिखाया सवाल है। नया सवाल अगर आता है तो टीचर्स को भी सोचना पड़ता है, और वही टीचर अच्छे से कर पाता है जो सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करता है। नहीं तो वो कहता है मैं बाद में बताऊंगा और उसको सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। द पॉइंट इज कि कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बढ़ाने का यही तरीका है कि आप पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। उसके अलावा नोट्स, मतलब इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के उसका रीजन आउट करना चाहिए, फाइंड आउट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। ये आपको करने की कोशिश करिए। 2 हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अगर आपने कॉन्स्टेंटली इस काम को किया तो यू विल सी द इंप्रूवमेंट। आप पेपर के सवाल, एग्जामिनेशन के सवाल भी अच्छा करने लगेंगे। ठीक है। दूसरा था रिटेंशन। रिटेंशन देखिए सिंपल सी बात है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एक लेक्चर क्लास में बैठे हुए हैं और आप सुन रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास है, चल रही है, और आप उस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो 1.5 घंटे में जितनी बातें बोली गई उसका आपने सिर्फ और सिर्फ एवरेज की बात करूं तो 50 से 55% आपने एक्वायर किया। घर गए 2-3 घंटे बाद वो 35% हो गया, एक दिन और छोड़ दिया तो वो 10% पे आ गया, और 5 दिन छोड़ दिया, खत्म। तो कैसे करेंगे? तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग, just try to make some important points of that thing. Don't write the definition, don't write everything. Whatever is being taught class में जो बताई गई है, जब आप नोट्स बना रहे हो या जब भी कहां भी पढ़ रहे हो, उस नोट्स में वो मत लिखिए कॉन्सेप्ट क्या, बिकॉज न्यूटन्स लॉ क्या होता है वो हर जगह लिखा हुआ है। आपने सर ने जो सवाल करते समय सोचा कैसे, उस चीज को लिखने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे अपने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए इस तरह से कि 2-3 लाइनें पॉइंट आउट करते जाइए। इसमें कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है यार। फॉर्मूला 50 जगह हैंडआउट्स मिल जाते हैं, 50 तरह के, और अगर बुक्स में लिखे हैं, शीट्स में लिखे हैं, आपके जहां भी पढ़ रहे हो मिल जाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ दिस गाय इज थिंकिंग, हाउ ही इज अप्लाइंग द साइंस, हाउ ही कम्स टू नो कि भैया इस सवाल में ऐसे सोचना था, इसने क्या सोचा। इस तरह से सोचने की कोशिश करिए और उन पॉइंट्स को लिखते रहिए, और वो रोज पढ़िए कि यार ऐसा हो रहा है। बिलीव मी, अगर एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स जैसा बड़ा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यू आर नॉट गोइंग टू फिल मोर देन 2 pages in writing these things, but these 2 pages will be more than enough to get the retention of the chapter. And if you see it for 15 days regularly after completion of the particular chapter, it will stay in your mind forever. कॉन्सेप्ट्स अलग चीज है, फॉर्मूले अलग चीज है। जनरली क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं अपन, फॉर्मूले लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये। फॉर्मूले लिखने से कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये देखिए, इसमें ऑब्वियसली ये बहुत प्लेन सा वीडियो हमने इसलिए बनाया, द रीजन इज दैट कि यू हैव टू लिसन मी केयरफुली, एंड इट इज अ वेरी वेरी सीरियस टॉक, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग विद द फियर ऑफ फिजिक्स, और उनको कर सकते हैं जो सिर्फ बातें कर रहे हैं। एक और टाइप ऑफ स्टूडेंट से बातें करता है कि सर मुझे सुधारना है, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं क्या करूं? बातें मत करो बे, काम करो। बातें करने वालों का कुछ नहीं होने वाला। आप कहो कि मैं भी तो बातें कर रहा हूं, बिकॉज ये तो मेरा धंधा है भाई, मेरे को तो बातें करनी पड़ेगी। लेकिन आपका काम क्या है? व्हेन आई डू माय ओन वर्क, बेटा कुछ काम कर रहा होता हूं, वहां पर कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं उसमें बातें नहीं कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्या होगा सर। ना किसी को इंप्रेस करना है, ना किसी को दिखाना है, जस्ट यू हैव टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। एंड 2 चीजें सही करनी है, वो मैंने आपको बता दी, रिटेंशन एंड कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। एंड आई हैव टोल्ड यू द वे ऑल्सो, प्लीज फॉलो इट, एंड एटलीस्ट फॉर अ मंथ, and follow it religiously. I mean, don't ask why, don't argue. आर्ग्यूमेंट ज्यादा मत करें, इसको फॉलो करें। और अगर इसको फायदा ना मिले तो यू जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग मी, भैया तुम्हारी वजह से मुझे इसको फायदा नहीं मिल रहा। ये 2 चीजें मैंने करके देखी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।